गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी का आचार्य सरस्वती शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को विज्ञान विषय के अंतर्गत एक चैप्टर चल रहा था। उस चैप्टर का नाम था कार्य और ऊर्जा। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कार्य पढ़ाया था, ठीक है। कार्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका और साथ साथ उसकी बीमा क्या है, और कार्य ऋणात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है, शून्य कब होता है, ये सब कुछ मैंने आपको कार्य के बारे में बताया था। आज उसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ऊर्जा। आज हम आपको ऊर्जा के बारे में बताएंगे। देखिए, ऊर्जा क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो कार्य है, कार्य और ऊर्जा हम अपने समझने के लिए बता रहे हैं, कार्य और ऊर्जा इक्वल होती है। अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। अगर उस क्षमता को हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब किसी पिंड पर लगा देते हैं, उस पिंड में बल की दिशा में बल लगाने पे उसकी दिशा में विस्थापन हो जाता है, वो कार्य हो जाता है। कहने का आशय ये है, कार्य ऊर्जा कार्य में सर्वदा परिणित होती रहती है, लेकिन ये सारी ऊर्जा कार्य में नहीं परिवर्तित होती है। इसलिए हम आपको ऊर्जा समझाने चल रहे हैं। देखिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, अपितु इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है या एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। और किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, वही उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, या वही क्या करती है, ऊर्जा कहती है। किसी वस्तु अब कह सकते हैं हम, क्योंकि पूरी ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी निकाय, कोई ऐसी वस्तु है जो क्या कर सकती है, जो कि अपने जितना कार्य करती है वही उसका ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। परिभाषा इसका सिंपल सा जान लीजिए, जो आप हर जगह पढ़ते होंगे, आपने सुना भी होगा, आता भी होगा। क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है, ठीक है। जो कार्य का मात्रक भी जूल है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही तो है ना। मैंने भी आपको बताया, जो हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है, लोग कहते हैं ना, भाई हम थक गए हैं, हमारे एनर्जी नहीं रहेगी, हमसे काम नहीं किया जा रहा है, अर्थात जब वो एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर रहती है तो वो एनर्जी होती है, और जब हम उससे कोई क्रिया कर देते हैं जो दिखती है तो वो कार्य हो जाती है। तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य का मात्रक मैंने आपको बताया था, न्यूटन मीटर मीटर भी होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। अब ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, देखिए यहाँ परिभाषा आपको समझ में आई, ठीक है। क्या होती है ऊर्जा? अब यही ऊर्जा दो प्रकार से होती है। ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं। पहला क्या है? गतिज ऊर्जा, दूसरी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है, जो अब किसी वस्तु में, क्योंकि वस्तु गति भी करती होती है, वस्तु स्थिर भी होती है, ठीक है ना। जीवन की सभी क्रियाएं ऊर्जा के, आपके जीवन में जितनी क्रियाएं हैं वो ऊर्जा के ही रूपांतरण, उपयोग, स्थानांतरण और संग्रहण से होता है, ठीक है ना। आप जो भी कार्य करते हैं वो आपके अंदर ऊर्जा के प्रतिरूप ही होता है, ऊर्जा के फलस्वरूप ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कोई ऊर्जा होती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं। मान लीजिए कोई जानवर है, बाहर से दूर से दौड़ के आपकी तरफ आ रहा है, वो दौड़ के जब आ रहा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? जाहिर सी बात है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस निकाय में गति के कारण वो ऊर्जा स्टोर है। दूसरी चीज, हम जब खड़े हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है तभी तो हम खड़े हैं, तो ये क्या है? हमारी स्थिति के कारण, स्थिति विशेष के कारण, स्थिति
मतलब स्थित होने के कारण जो ऊर्जा है वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। आई थिंक आपको स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा। देखिए ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरी चीज, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, स्थिति के विशेष के कारण, विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम बांध बनाकर पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उस पानी से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, तो बांध बना के जो पानी इकट्ठा करना हुआ वो क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। दूसरा, घड़ी को हम चलाने के लिए उसकी चाबी भर देते हैं, तो क्या हुआ, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, टांगते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी पूरी स्थिति वापस आ जाती है, तो मतलब कि वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। और गति की ऊर्जा, गति के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किसी के भी दौड़ने में, चलने में जो ऊर्जा होती है, मतलब वस्तु में जो गति के कारण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब ये चीज आप जान लीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही सामूहिक रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है, स्थितिज, कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ऐड करके ही बनती है। जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। कुल मिलाकर के इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो सीमित है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है, और अभी तो उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं बल्ब है, बल्ब में वैद्युत ऊर्जा होती है, बल्ब के जलाने पर क्या होता है, हमें प्रकाश मिलता है। मतलब कि बल्ब एक ऐसा एग्जाम्पल है जो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा में परिवर्तित करता है। हो गया ना परिवर्तन। अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा आप जान गए, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ये कैसे होता है अब ये बताने की जरूरत है, ठीक है ना। देखिए आप बल की परिभाषा जानते हैं, बल क्या होता है, m/a। ये क्या है आपका त्वरण है, m क्या है आपका द्रव्यमान है, और f क्या है आपका, f आपका बल है, ठीक है ना। अब क्या है, आपने गति का दूसरा समीकरण पढ़ा होगा, ठीक है ना। दूसरे समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये है आपका, आप W बराबर है, W बराबर F/s। हमने आपको इसके पहले कार्य के बारे में बताया था कि W, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको फिर आपको बाद में कॉन्सेप्ट बताते हैं, बल्कि ये करके W बराबर F/s और F बराबर क्या है m/a, तो F की जगह हम लिख देंगे m/a/s। अब गति का द्वितीय समीकरण आपने सुना होगा, तो क्या सुना होगा, गति का द्वितीय समीकरण है, आप सभी को याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बताया था v² = u² + 2as। क्या है, v² = u² + 2as। अब ध्यान दीजिए, ये गेंद है, यहाँ से इसको हम छोड़ रहे हैं, तो शुरुआत में गेंद कैसी है, शुरुआत में गेंद कैसी है, स्थित है। मतलब क्या है, इसकी प्रारंभिक स्थिति, जो प्रारंभिक चाल है वो कैसी है, वो प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, उसके बाद इसमें कुछ वेग आ जाता है, तो u क्या है आपका, u प्रारंभिक वेग है। शुरुआत में प्रारंभिक वेग को हम 0 रखते हैं, तो ये क्या हो गया 2as, v² 2as। अब क्या हो गया, as बराबर v²/2। अब यहीं से देखिए इस as में इसकी वैल्यू रख देते हैं, n × v²/2। अब बराबर क्या हो गया, हाफ mv², W बराबर हाफ mv²। कोई दिक्कत आपको समझ में आया। अब यही इसे W को, क्योंकि W सारी ऊर्जा को हम इक्वल मानते हैं, तो ये W है, यही क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, यही आपका गतिज ऊर्जा है। मेरे ख्याल से आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए, यही सूत्र पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दो चीजों पर निर्भर करती है, एक उसके द्रव्यमान पर, दूसरा उसके वेग पर। पूछा जाता है
जब किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, वो भी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, चारगुनी हो जाएगी। कहने का आशय है गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है, लेकिन द्रव्यमान पर कम निर्भर करती है। द्रव्यमान का ज्यादा असर इस पर नहीं पड़ता है, वेग का इस पर ज्यादा असर पड़ता है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन आपसे गतिज ऊर्जा की, आपके जो स्टैंडर्ड की बात है, ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा की परिभाषा, गतिज ऊर्जा का सूत्र, उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में उसके क्या परिवर्तन होगा, या किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। किसी का वेग 4 है तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 8 है तो 16 गुनी हो जाएगी। कहने का आशय है आप इसको जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं और आपके क्लासेस में तो पूछे ही जाते हैं। और अब ये mv² मतलब क्या है, यदि द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m है, v वेग है, k काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दूसरी चीज हम आते हैं स्थितिज ऊर्जा पे। अब हम स्थितिज ऊर्जा को सोच के देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा में क्या है, ये m, ये a जो है त्वरण है ना, a आपका क्या है, त्वरण है ना। यहाँ पे हम f इक्वल टू m इंटू a लिखे, a आपका क्या एक्सीलरेशन है, त्वरण है। लेकिन आप ध्यान दीजिए स्थितिज में हमने कहा है उस वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए कब रखता है, जब उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना। जब उसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ऐसी कंडीशन में हम F बराबर mg करेंगे। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या हो गया, W बराबर, आपको इसके पहले बता दिए थे हम F इंटू F, आप सभी को पता है F इंटू F। अब मान लीजिए ये है एक पिंड, ठीक है ना, पिंड है, ये प्रारंभ में इसकी जो ऊंचाई है h1 है, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, हमने इसको इतना ऊपर उठाया, अब इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, h2 है। तो h1 से h2 के बीच आया, शुरुआत में h1 था, बाद में h2 था, ठीक है ना। तो क्या है, इसके बीच कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तो क्या हो गया, जहाँ जैसे f इंटू s है तो s की जगह पे हम h लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है ना, दूरी ही तो है ना। तो दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी ऊंचाई के रूप में है तो f इंटू h लिख सकते हैं। यहाँ पे s की जगह mg और h लिख सकते हैं। और यहाँ पे कार्य ही आपकी स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh कहते हैं। कोई दिक्कत, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, आपकी ऊंचाई है। ये गुरुत्वीय त्वरण का जो मानक होता है, जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई और ये आपकी गतिज ऊर्जा हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप भी होते हैं और अब हम आपको इस ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप के बारे में, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, आप समझ में आया। हम आपको बता रहे थे यांत्रिक ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का भाग है, यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है। ये दो प्रकार है, ठीक है ना। और यांत्रिक ऊर्जा किसी भी निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो हमेशा नियतांक रहती है, ठीक है। किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियतांक रहती, कैसे रहती है ये आप जान लीजिए। मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है ना, शुरुआत में बॉल स्थिर है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, बॉल को छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो वो गति की अवस्था में आती है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है धीरे धीरे गति की अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। और जो गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जो मैक्सिमम थी वो धीरे धीरे लॉस होती जाती, घटती जाती है, क्योंकि उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। और प्रारंभ में गतिज ऊर्जा तो जीरो थी ना, जो प्रारंभ गतिज ऊर्जा
जीरो थी तो धीरे धीरे जब वो नीचे बॉल चलती जाती है तो गति में परिवर्तन होता है, गति बढ़ती जाती है, स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। कहने का आशय है किसी भी निकाय में, किसी भी पिंड में जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का जो योग होता है, सदैव नियतांक होता है, वो कभी ना तो नष्ट होता है, ना तो जितनी स्थितिज ऊर्जा घटती है उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जितनी गतिज ऊर्जा घटती है उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है ना, क्योंकि बॉल की स्थिरता कारण जो उसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा थी, जब बॉल गति में आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। नीचे आते 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 बॉल गिरती धड़ाम, अब क्या होता है, गतिज ऊर्जा उसकी शून्य हो जाती है, पुनः उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। समझ में आया? तो कहने का आशय है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा के दो ही भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है ना तो उत्पन्न हो सकती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में सदैव परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की बात देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा में क्या है, स्थितिज गतिज ऊर्जा, सॉरी गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा में गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाते जाते स्थितिज ऊर्जा सदैव बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, समझ लीजिए। मान लीजिए 2 किलोग्राम का ये पिंड है, ठीक है ना, इसको हम इतनी हाइट तक उठाए, हमें कम बल लगाना पड़ा और पिंड इतनी ऊंचाई तक आया, ठीक है, लेकिन हम इतनी ऊंचाई तक बढ़ाए तो ज्यादा बल लगाना पड़ा, पिंड और ऊपर आया, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है ना। जैसे कि आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए और सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे चढ़ेंगे आपको कम थकान होगी, यहाँ पे चढ़ेंगे ज्यादा बल लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको थकान का अनुभव वैसे वैसे ज्यादा होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का आशय है इसके ऊपर जितना ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, आप जितनी ऊपर जाएंगे उतना आपकी स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि हर वस्तु पर पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर एक त्वरण काम करता है जिसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अभी मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा में इसको बताया भी था, पढ़ाया भी था। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये सब स्थितिज ऊर्जा के भाग हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ का मतलब क्या है, जैसे कोई स्प्रिंग है उसको आप तानिए, ये स्प्रिंग है, आपने इसको ताना, ठीक है, ताने के बाद आपने छोड़ दिया तो कैसे हो गई, आपने बल लगाया, उसमें गति पैदा की, वो गति में परिवर्तित हुई, उसको आपने छोड़ दिया तो पुनः वो अपने प्रारंभिक स्थिति में आ गई। आपने स्प्रिंग को दबा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर वो अपनी स्थिति में आ गई। कहने का आशय है उसमें आपने गति डाला, स्थितिज ऊर्जा उसकी कम हो गई, क्योंकि वो अपने रूप में है, अपनी किसी ना अपनी स्थितिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, अगला है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, देखिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जैसे जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, आप इसकी बात मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, आप जानते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं एक नाभिक होता है, नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, और ऐसे जो परमाणु होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल है यही क्या है, आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, और दूसरी चीज इसके साथ साथ चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात हम करेंगे। आप जानते हैं किसी भी चुंबक में जो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, मतलब उसके चुंबकत्व के गुण के कारण जो खिंचाव होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकत्व क्या है,
चुंबक किसी भी लोहे को अपनी ओर खींचने का गुण होता है चुंबक में, ठीक है ना। उसी गुण को उसका चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। और उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके क्षेत्र में आने पर लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक का आप जानते ही हैं कि रसायन के रूप में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। जब आप उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं तो आपकी मोटर बाइक, आपकी साइकिल, आपकी जो भी है वो चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें रासायनिक स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। आपने सुना होगा कि बहुत से तत्व ऐसे हैं जिनका नाभिक बहुत भारी होता है, जैसे यूरेनियम 235, ठीक है ना। यूरेनियम 235 है, इनका नाभिक, तो ये क्या है आपका द्रव्यमान संख्या का आशय होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने पर, ठीक है ना। और नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये सब पदार्थ विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो जिनके नाभिक भारी होते हैं उनमें अपने आप विस्फोट करने की क्षमता होती है, जिससे बम वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें इस ऊर्जा को, जिस ऊर्जा में स्थित रहती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब जिनके नाभिक में स्टोर रहती है, ठीक है। और समय पड़ने पर ये ब्लास्ट करते हैं। अगला क्या है, द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान के ऊर्जा का समीकरण दिया था जो है E बराबर mc², ठीक है ना। ये बहुत पूछा जाता है, E बराबर mc², जहाँ पे m क्या है आपका द्रव्यमान, c क्या है प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये आपकी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के सारे रूप हैं, ठीक है। और ये इसका हमने आपको बता दिया कैसे कैसे होती है। गतिज ऊर्जा आप जानते हैं, किसी भी वस्तु से गति कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ स्रोत की बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपसे भी क्या बताया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना तो नष्ट की जाती है, अभी तो इसका परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में होता है। और मैंने आपको बताया था जो हमारा जीवन है इसमें ये ऊर्जा के स्थानांतरण पे, ऊर्जा के रूपांतरण पे, ऊर्जा के संरक्षण पे, ऊर्जा के संग्रहण पे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, इसमें ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इसमें ऊर्जाएं सीमित हैं, क्योंकि ऊर्जा ना तो हम उत्पन्न करते हैं ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसी स्रोत को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो कैसा है, ये नेचुरल सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है सोलर एनर्जी, ठीक है ना, जो आपको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, ठीक है। वो तो अविनाशी है। इसी को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। अब हम बताते हैं, जैसे लाउड स्पीकर आप जानते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए बच्चों, जो लाउड स्पीकर है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे, हम उसमें बोलते हैं तो हमको आवाज कैसे प्रवर्धित करके हमारी आवाज हमको सुनाई देती है। तो क्या है, इसमें विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हुआ है, ध्वनि ऊर्जा में। और स्रोत का नाम क्या है, लाउड स्पीकर। ऊर्जा का परिवर्तन क्या है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन आप बात बोलते हैं तो जो माइक्रोफोन है उसमें ध्वनि ऊर्जा, क्योंकि आप जो बोलते हैं जो उसमें ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है ना। जो बल्ब है, मैंने आपको बताया विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। जो डायनमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और जो सेल है, कोई भी सेल है, सोलर सेल है, गैल्वेनिक सेल है, कोई भी सेल है, तो क्या करता है, वो रसायन से चलता है ना, पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, इन सब से चलता है ना। तो क्या करता है,
वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। और जैसे आपका मान लीजिए कि आपका प्रकाश ऊर्जा मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे मोटर है, विद्युत मोटर है आपकी, तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, क्योंकि मोटर बिजली से चलती है और उस मोटर से हम बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है। तो किसका कन्वर्जन हुआ? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऊर्जा के प्रकार भी बताए और मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत भी बताए। ऊर्जा का कन्वर्जन कैसे होता है मैंने ये भी बताया। ऊर्जा के मात्रक मैंने आपको बताया था, जैसे कार्य का मात्रक जूल है, वैसे ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। और एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है, लेकिन सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, ऊर्जा को 1 वाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको एक वाट घंटा में भी मापा जाता है और वाट किलो घंटा में भी मापा जाता है। जितनी ज्यादा हमें मापने की आवश्यकता होती है उतना इसका मात्रक हम बनाते हैं। वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 3600 जूल। क्योंकि समटाइम आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, इसको रखने की पुट करने की वैल्यू जरूरत होती है। अगर यही किलोवाट घंटा है तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो क्या हो जाएगा? 1000 × 3600 जूल, ठीक है ना। इसको आप प्लस में 36 × 10 की घाते 1 2 3 4 5 10 की घाते 5 जूल, ठीक है, या 3.6 × 10 की घाते 6 जूल, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका ऊर्जा हो गई, ऊर्जा की परिभाषा हो गई, ऊर्जा का मात्रक हो गया। ऊर्जा का मात्रक मैंने सीजीएस पद्धति में बताया, मैंने एमकेएस पद्धति में यानी एसआई प्रणाली में भी बताया। ऊर्जा के विभिन्न रूप हो गए, विभिन्न प्रकार हो गए, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये मैंने आपको बताया ही था कि मनुष्य को अपने दैनिक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे, पहले बता चुके हैं, ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत, ठीक है। कैसे है कि हमने बताया ऊर्जा एक अविनाशी है। अविनाशी क्यों है? क्योंकि इसे ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, आप यही लिखेंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य रूप में प्रकट भी होती है, ठीक है ना। मतलब विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का जो परिमाण होता है वो स्थिर होता है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर होता है, इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं या फिर ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के उपयोग की बात करते हैं तो समस्त कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कल कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मोटर वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, प्रकाश के लिए ऊर्जा के उपयोग की जरूरत पड़ती है, जीवन के लिए ऊर्जा के उपयोग की जरूरत पड़ती है। मतलब ऊर्जा हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जिन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो हम किसी ना किसी रूप में परिवर्तित करके लेते रहते हैं। ये है आपका इस तरीके से आपका कार्य और ऊर्जा का चैप्टर खत्म होता है। अगर इसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ में आते, हाँ इसके आपके प्रयोग छोटे होंगे, जैसे पवन चक्की है, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे सोलर कुकर है, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वो कैसे काम करता है। जैसे आपका डैनमो है, डैम है, ये सब क्या है, इसलिए सब में आपको यही पढ़ना है किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। इसमें आपका लाउड स्पीकर है, डैम है, डायनेमो है, ये सब पढ़ना है। वो सब आप एग्जाम्पल है, आप पढ़ने से पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू।